डेट है आज 28 जुलाई 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें। इसमें बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सी कंट्री है। इसमें अभी इंडियन नवल शिप तलवार ने पार्टिसिपेशन किया है। तलवार शिप का नाम है पानी के जहाज का। 2021 की एक्सरसाइज है ये। और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट कोस्ट में हुई है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ये एक्सरसाइज ये है तलवार शिप। ये इंडिया का इंडियन नवल शिप का इंडियन नेवी का तलवार शिप है जिसने पार्टिसिपेशन किया है। ये एक्सरसाइज एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैरीटाइम का मतलब है कि पानी में समुद्र में होती है। किस लिए होती है ये? क्योंकि जो नेशनल और रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके इस एरिया में। मतलब जो ये एरिया है इंडियन ओशन का ये वाला एरिया, यहाँ पे सिक्योरिटी सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है, कंडक्ट की जाती है। इसमें बहुत सारे नेशन पार्टिसिपेशन करते हैं ईस्ट अफ्रीका में और वेस्टर्न इंडियन ओशन में, क्योंकि वेस्टर्न इंडियन ओशन भी तो हो गया ना ये वाला पार्ट। ये इंडियन ओशन है और ये वेस्टर्न इंडियन ओशन बोल लो या फिर अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट बोल लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे कंडक्ट की जाती है एक्सरसाइज। इसमें 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और यूएस ने भी किया है, अमेरिका ने, यूके ने भी किया है, यूनाइटेड किंगडम ने, और इंडिया और वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन नवल फोर्सेज है, क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स इंडियन ओशन। तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेशन किया है इसमें। और 12 अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो यही था इसमें। और एनुअल एक्सरसाइज है, ये भी याद रखना उसमें, एक साल में एक बार होती है। नेक्स्ट टॉपिक है गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। रिसेंटली जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने पार्लियामेंट में रिप्लाई किया था कि इस स्कीम के अंदर क्या क्या किया है, इसलिए स्कीम ये अभी न्यूज़ में आई। इस स्कीम के अंदर 371 ट्रेनिंग सेंटर बना दिए हैं इस स्कीम के अंदर पूरी कंट्री में। ये स्कीम है कि अगर आप ये गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, देखो गरीब का मतलब आप जानते हो, पुअर को हिंदी में गरीब बोलते हैं। ये माइनॉरिटी जो अफेयर मिनिस्ट्री है 2017 में लॉन्च की थी। और इसके अंतर्गत क्या है, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन बोल लो, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन। ये इम्प्लीमेंट करती है स्कीम को। ये मेन एम क्या है स्कीम का? इस स्कीम में शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड स्किल प्रोवाइड की जाती है। मतलब माइनॉरिटी जो ग्रुप हैं, माइनॉरिटी कौन है भाई साहब? देखो हमारे संविधान में माइनॉरिटी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ। हिंदी में माइनॉरिटी को बोलते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या मतलब कम हो, अल्पसंख्यक बोलते हैं हिंदी में। तो माइनॉरिटी को हमारे संविधान में तो डिक्लेयर नहीं किया गया, मतलब डिफाइन नहीं किया, परिभाषित कि किसको माइनॉरिटी माना जाएगा। लेकिन पहचान दी गई है, रिकॉग्नाइज की गई है कि दो तरह की माइनॉरिटी होंगी हमारी कंट्री में। दो तरह की कौन कौन सी होंगी? एक तो भाषा के आधार पे लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक की स्पेलिंग ये हो जाएगी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और एक है आपकी, ये तो भाषा के बेस पे होगी, एक है रिलीजियस माइनॉरिटी, धर्म के आधार पर माइनॉरिटी। तो ये दो तरह की माइनॉरिटी को पहचान दी गई है, रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन किनको समझा जाएगा माइनॉरिटी, ये डिफाइन नहीं किया हुआ। ये क्या है कि माइनॉरिटी जनरली इनको समझा जाता है जिनकी जनसंख्या 50% से कम है हमारी कंट्री में। जैसे मान लो हमारी कंट्री में 50% से ज़्यादा कौन से धर्म की है, रिलीजन की, किसकी है बताओ? हिंदू धर्म की। तो हिंदू धर्म के अलावा जो भी हैं धर्म वो माइनॉरिटी में कंसीडर किए जाते हैं। लगभग जो 6 रिलीजन आते हैं, धर्म आते हैं माइनॉरिटी में। कौन कौन से हैं? एक तो बौद्ध, बौद्ध धर्म, और कौन सा हो गया? जैन धर्म। इस कम्युनिटी के लोग माइनॉरिटी में आते हैं। दो हो गए। तीसरा ये हो गया आपका सिख, सिख कम्युनिटी आती है, सिख धर्म। एक क्रिश्चियन, ईसाई। नेक्स्ट हो गया पारसी, या जोरोस्ट्रियन भी बोल सकते हो पारसी को आप।
और एक हो गया आपका, कितने हो गए, 5 हो गए ना, एक हो गया मुस्लिम। तो ये 6 धर्म है जो माइनॉरिटीज़ में रिकॉग्नाइज किए गए हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है इनको, लेकिन हमारे संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी हुई गई कि माइनॉरिटी किन को समझा जाएगा। तो ये जो स्कीम है गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, माइनॉरिटीज़ को, जो माइनॉरिटी यूथ हैं, यंग पीपल है माइनॉरिटी कम्युनिटी में, उनको स्किल, दक्षता प्रोवाइड करती है, स्किल देती है कि ताकि वो जॉब ले सकें कहीं पे, जॉब किसी कंपनी में, मान लो किसी स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ पे वो कंपनी ले सके, ऐसे आदमियों को स्किल दी जाती है, इनको शॉर्ट टर्म स्किल दी जाती है, मतलब 3-4 महीने के लिए प्रोवाइड की जाएगी। मान लो कुछ काम सिखा दिया कंप्यूटर पे, कंप्यूटर चलाना सिखाया, उस पर मान लो एक्सेल चलाना सिखा दिया या माइक्रोसॉफ्ट चलाना सिखाया, ऐसी स्किल प्रोवाइड की जाती है जिसके ज़रिए उन्हें जॉब मिल सके आसानी से। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो नॉर्म्स है स्किल प्रोवाइड करने के लिए, उनको ही इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अलग से मंत्रालय बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो ये जो मंत्रालय ये प्रोवाइड करता है कि कैसे नॉर्म्स होंगे, कैसे रूल्स होंगे स्किल प्रोवाइड करने के, इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग स्किल प्रोवाइड की जाती है इस स्कीम में भी। और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के थ्रू ये इम्पेनल्ड है, ये जो गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट ये स्कीम है, जो ये जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है एजेंसी, ये क्या है, ये कहती है कि जितने की भी ट्रेन, मतलब जितने लोगों को भी ट्रेनिंग दी है, स्किल प्रोवाइड की है, उनमें से लगभग 70% जो ट्रेनिज है उनको प्लेसमेंट होनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए। इसमें क्या है, जॉब मिलने के बाद भी, जब जॉब मिल जाती है जिसको स्किल प्रोवाइड की है, मान लो ए आदमी को स्किल प्रोवाइड की है इस स्कीम के अंतर्गत, गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर, फिर उसको 3 महीने तक मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, मैक्सिमम 3 मंथ तक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ तक दिया जाएगा। 1 महीने के लिए भी दिया जा सकता है, 2 महीने के लिए भी दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 महीने के लिए दे सकते हैं मंथली स्टाइपेंड। स्टाइपेंड का मतलब है कुछ पैसे देंगे स्कॉलरशिप के तौर पे। और 2 महीने तक एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल गई है उसके 2 महीने तक भी उसे सपोर्ट करेंगे, मैक्सिमम 2 मंथ तक पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट देंगे उसे। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस की इस साल 26 जुलाई 2021 को 22वीं एनिवर्सरी मनाई गई। 22nd यानी कि एनिवर्सरी का मतलब सालगिरह मनाई गई इसकी 26 जुलाई 2021 को। 1999 में, 26 जुलाई 1999 में ये कारगिल विजय दिवस, मतलब कारगिल का वार हुआ था, कारगिल वार हुआ था। कारगिल एक जगह है जम्मू कश्मीर में, उसी के नाम पे रख दिया कारगिल वार। तो इस वार में जो मार्टिर हुए थे, शहीद हुए थे जो सोल्जर हमारे सैनिक, उन इसके उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई 2021 को। देखो इंडो पाकिस्तान वार हुआ था, आप सब जानते हो 1971 में, जब बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। बांग्लादेश है जो भाई साहब, ये अपना हिंदुस्तान, ये बांग्लादेश आप सबको पता है, पहले इसका नाम था ईस्टर्न पाकिस्तान, 1971 से पहले ईस्टर्न पाकिस्तान, और इसका नाम था वेस्टर्न पाकिस्तान, ये वाला पाकिस्तान। दोनों पाकिस्तान के ही पार्ट थे, पाकिस्तान रूल करता था। लेकिन क्या है, ये जो बांग्लादेश के लोग हैं यहाँ पे बंगाली बोली जाती थी भाषा, क्योंकि यहाँ वेस्ट बंगाल है, इधर पूरे एरिया में बंगाली बोली जाती है, और यहाँ पाकिस्तान में उर्दू। अब ये पाकिस्तान जो है, वेस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पे, ज़बरदस्ती उर्दू थोपता था कि उर्दू में पढ़ाओ, उर्दू में सब कुछ करो, ये सब कुछ करता था। तो ये बांग्लादेशी लोगों को पसंद नहीं था। यहाँ पे एक नई पार्टी बनी आवामी लीग करके, उसने इलेक्शन जीता, उसके जो लीडर थे, जो अभी शेख हसीना यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके उनके ही फादर साहब थे, उनके ही पिताजी थे, उन्होंने पार्टी बनाई, यहाँ पे जीत गई। लेकिन पाकिस्तान ने पावर ट्रांसफ़र नहीं की, उसने सोचा कि ये बांग्लादेश अलग हो जाएगा, तो इस तरह से क्या है, इन लोगों ने भी विरोध किया और यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया। और जो पाकिस्तान ने यहाँ पे हमला शुरू कर दिया ये पार्टी को दबाने के लिए। जो लोग थे यहाँ बांग्लादेश के 1971 में बांग्लादेश से इधर उधर आ गए, इंडिया के बॉर्डर पे, बांग्लादेश में इधर नॉर्थ ईस्ट के इलाके, मतलब वेस्ट बंगाल में नॉर्थ ईस्ट के इलाके में इधर आ गए। इंडिया को खतरा होने लगा, भाई साहब ये तो हमारी कंट्री में आ रहे हैं भाग के, तो इंडिया ने स्टेप लिया। उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मदद के लिए आगे आया और पाकिस्तान पे वार डिक्लेयर कर दिया। तो बांग्लादेश पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान। तो 1971 में
फिर पाकिस्तान जो था, ये वेस्ट पाकिस्तान, इसने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया क्योंकि इंडिया ने साथ दिया बांग्लादेश का, और फिर अलग से एक नया कंट्री बना दिया बांग्लादेश। तो 1971 में इसको आज़ादी मिल गई और नया कंट्री बन गया बांग्लादेश। उस टाइम के बाद फिर ये बांग्लादेश बन गया। उसके बाद पहली बार जब क्या है, इसके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, कहाँ पे, कारगिल पे। कारगिल पे युद्ध हुआ। कारगिल है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की LOC है यहाँ पे लाइन, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है कारगिल। लेकिन अब तो लद्दाख है, जो अलग अलग बांट दिए, ये लद्दाख में आता है अब। पहले जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग कर दिए ना। तो 1991 में ये कारगिल वार हुआ दोनों के बीच में, क्योंकि 1998 में दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, न्यूक्लियर बम बनाए, इंडिया ने भी और किसने, पाकिस्तान ने भी। उसके बाद ये और ज़्यादा टेंशन दोनों के बीच में इंक्रीज हो गई, और यहाँ पे ये कारगिल वार हुआ। मई जुलाई 1919 में क्या हुआ, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, जो पहले जम्मू कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट थी, अब क्या है, 5 अगस्त 2019 को आप सबको पता है 370 जो आर्टिकल है हमारे संविधान से हटा दिया, और जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, स्पेशल स्टेटस दे रखा था, स्पेशल स्टेटस हटा दिया, और अब जम्मू कश्मीर अलग टेरिटरी बना दी, यूनियन टेरिटरी, जिसमें असेंबली होगी, इलेक्शन होंगे, और इसमें मतलब असेंबली होगी तो प्राइम मिनिस्टर मतलब चीफ मिनिस्टर भी होंगे, लेकिन होगी यूनियन टेरिटरी। जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर भी होते हैं लेकिन यूनियन टेरिटरी भी है। और एक लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी बना दी, इसमें असेंबली नहीं होगी, इसे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे मतलब रूल करेगी एक तरह से डायरेक्टली। तो सेंट्रल ये यूनियन टेरिटरी बना दी लद्दाख सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो लद्दाख का पार्ट बना दिया अब कारगिल। अब कारगिल लद्दाख में आता है डिस्ट्रिक्ट। तो लद्दाख में यहाँ पे क्या है, कुछ सैनिक घुस आए थे, लाइन ऑफ जो कंट्रोल बनी हुई है यहाँ पे, उसको क्रॉस कर दी थी। ये देखो, पहले मैप से समझ आएगा आपको, ये जम्मू कश्मीर का मैप है, ये अब ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जम्मू कश्मीर में आता है, और ये वाला लद्दाख में आता है, ये सारा। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, ये आप देख रहे हो, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब ये वाला जो ग्रीन पार्ट है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये वाला जो पार्ट है, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, है इंडिया का ही पार्ट। और ये है सियाचिन ग्लेशियर, जिससे बहुत बार UPSC क्वेश्चन पूछ चुका, 2019-20 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हैं इससे। यहाँ पे नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली के नॉर्थ में है ये, और यहाँ पे है काराकोरम रेंज, जिस पे K2 पीक है, K2 पीक, और K2 इस पे काराकोरम पास भी है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में, ये लोकेशन आपको याद रखनी है कुछ। और ये है आपका कारगिल, जिसे हम पढ़ रहे हैं, कारगिल LOC के पास। तो 1919 में मई जुलाई में क्या हुआ, पाकिस्तान के कम से कम यहाँ पे 5000 सैनिक घुस आए यहाँ पे, और सियाचिन ग्लेशियर को भी घेरने लगे। सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा कर लिया, कारगिल पे कब्जा कर लिया, इधर तक आ गए, श्रीनगर तक आ गए इधर। तो फिर ये क्या हुआ 1919 में, देखो इससे पहले पाकिस्तान के ट्रुप घुसने से पहले ही लाहौर एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, 1919 में ही लाहौर समझौता। इसमें क्या हुआ था, इसमें कहा था कि कश्मीर इशू को पीसफुल मैनर में हम सुलझाएंगे। दोनों पाकिस्तान और इंडिया ने सहमत किया, एग्रीमेंट किया कि जो कश्मीर का इशू है हम पीसफुल मैनर से शांति रूप बैठ के म्यूचुअली हम रिजॉल्व करेंगे, हल करेंगे, इसका कुछ हल निकालेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो हरामी, आपको पता है, एग्रीमेंट किया है 1999 में, और 1-2 महीने बाद ही अपने सैनिक भेज दिए, पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने सैनिक भेज दिए LOC को क्रॉस करके। और जो पाकिस्तान ने अपने ट्रुप भेजे, सैनिक भेजे, यानी कि इंडियन टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट किया, घुसपैठ ये आ गए। और पाकिस्तान ने इस जो ऑपरेशन चलाया, इसका नाम दिया ऑपरेशन बद्र, यानी कि ऑपरेशन बद्र के जरिए सैनिक भेजे और नाम दिया ऑपरेशन बद्र। सियाचिन तक आ गए, और इसी के जवाब में जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन चलाया, उसका नाम रखा ऑपरेशन विजय। फिर इनको भाई साहब यहाँ से निकाला, क्योंकि इन्होंने 3 मई 1919 को पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था ये वार। और जो यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड एरिया 5000 सोल्जर यहाँ पे आ गए और कैप्चर कर लिया था कारगिल को, और सियाचिन ग्लेशियर तक आ गए थे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जब इन्फॉर्मेशन मिली तो ऑपरेशन विजय चलाया, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इंडियन आर्मी ने। और ये जो इंट्रूडर थे, घुसपैठिए आ गए थे, इनको खदेड़ खदेड़ के भगाया, यहाँ से मारा, और फिर जो कारगिल और सियाचिन ग्लेशियर को दोबारा से कैप्चर कर लिया।
ये 1999 में कारगिल वार की स्टोरी है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना न्यू फैसिलिटीज अंडर स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये पेट्रोलियम रिजर्व का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे स्टोरेज बनाएंगे। स्टोरेज किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम क्या होता है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो हम मंगाते हैं, जिससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे मोम हो गया, मोम जिसकी मोमबत्ती बनती है, ये चीज़ भी बनती है इससे। तो ये पेट्रोलियम के लिए हमारी कंट्री में कम से कम 90 डेज का, 90 दिन का रिजर्व हो, इसलिए ये पेट्रोलियम रिजर्व बनाए जाते हैं। जैसे मान लो वार आ जाए, युद्ध हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोई नेचुरल क्लेमिटी आ जाए, आपदिक मतलब प्राकृतिक आपदा आ जाए, संकट आ जाए, और मान लो क्राइसिस आ जाए, यहाँ पे जो हम मंगाते हैं कहाँ से? इस एरिया से मंगाते हैं हम पेट्रोलियम रिजर्व, मतलब पेट्रोलियम मंगाते हैं, कच्चा तेल। अगर मान लो यहाँ पे वार हो जाए भाई साहब, यहाँ पे वार हो जाए इस वाले एरिया में, ये क्योंकि आपको पता है यहाँ पे चलता ही रहता है, कुवैत में, ये ईरान है, ये आपका इराक है, सऊदी अरबिया है, ये वाला क्या है, स्टेबिलिटी यहाँ पे रहती नहीं है, आपस में युद्ध चलता रहता है यहाँ पे पार्टियों में। तो इस वाले एरिया में अगर क्राइसिस आ जाए तो ये ऑयल प्रोडक्शन बंद कर दें, तो ऑयल फिर कहाँ से लाओगे? तो कम से कम 90 डेज के लिए ये हमारे पास ऐसा रिजर्व हो कि हम 90 डेज तक अगर इंपोर्ट ना भी करें, बाहर से ना मंगाए पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, तो भी हमारे पास इतना तेल हो कि 90 दिन तक चल जाए। समझ गए? तो इसलिए पेट्रोलियम रिजर्व बनाए जा रहे हैं। पहले ऑलरेडी 3 बना चुका है इंडिया, 2 और बनाए रिसेंटली। स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व मतलब स्टोरेज हाउस बनाएंगे जिसमें पेट्रोलियम रहेगा, ज़मीन में खोद के गड्ढे बनाएंगे, वहाँ पे पेट्रोल जमा करके रखेंगे। तो ये 2020 में इंडिया ने जो क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा क्या है, अपने जो क्रूड ऑयल प्राइस में स्लम्प हो गया था, मतलब डिक्रीज हो गया था 2020 में, तो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व अपने भर लिए इंडिया ने। न्यू फैसिलिटी बनाई है, 2 न्यू फैसिलिटी हैं जो बनाई है उड़ीसा में, एक तो चांदीखोल में और एक कर्नाटक में पदूर में। इसकी जो कैपेसिटी होगी 4 मिलियन मैट्रिक टन की होगी, और ये है 2.5 मतलब 2.5 मिलियन मैट्रिक टन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। ये भाई साहब टोटल 6.5 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी डेवलप की है कि इतना मिलियन मैट्रिक टन जो पेट्रोलियम में रिजर्व करके स्टोर करके रखा जा सके। और ये कॉमर्शियल कम स्ट्रेटजिक फैसिलिटी होगी। स्ट्रेटजिक का मतलब ये है जब मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आए, क्राइसिस आ जाए, उस टाइम पे यूज कर सके डिफेंस पर्पज़ के लिए। कॉमर्शियल मतलब ट्रेड भी की जा सकती है इसकी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलके बनाए जा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट और सरकारी कंपनी मिलके इन रिजर्व को बना रही हैं, जो रिजर्व बना रही है पेट्रोलियम रिजर्व के लिए। अभी हमारे पास कौन कौन से हैं देखो, ये याद रखने हैं आपको, यूपीएससी सिर्फ इतना पूछ लेता है, चांदी खोल पे दूर ये किस लिए फेमस है, तो आपको रखना है पेट्रोलियम रिजर्व के लिए। यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व बनाए गए हैं। इससे पहले ये तो सेकंड फेज में बनाए 2 नए, इससे पहले फर्स्ट फेज में 3 ऑलरेडी बना रखे हैं हमने, जिनमें 5.33 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी है स्टोर करने की। एक तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में ये 1.33 का है, एक मैंगलुरु में है कर्नाटक में 1.5 MMT का, और जो कर्नाटक में पैदूर में है जिसमें दूसरा बनाया गया है। ऑलरेडी एक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया हुआ पैदूर में, एक दूसरा बनाया है, तो 4 लोकेशन है जिनमें 5 पेट्रोलियम रिजर्व बनाए गए हैं। ये आपको याद रखना है। ये पेट्रोलियम रिजर्व बनाए गए थे फर्स्ट फेज में, जिसमें ऑयल रिजर्व करके रखा जाता है। जब भी मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि क्रूड ऑयल के प्राइस मान लो ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहे हैं, तब भी यूज किया जा सकता है। तो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है क्या और कहाँ से कंसेप्ट आया, ये थोड़ा समझ लेते हैं। स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व यही है कि ह्यूज स्टॉक पाइल, मतलब क्रूड ऑयल को इकट्ठा करके रखना, स्टोर करके रखना, ताकि मान लो क्रूड ऑयल क्राइसिस आ जाए, कभी संकट आ जाए, सप्लाई रुक जाए, नेचुरल डिजास्टर ही आ जाए, आपदा मतलब प्राकृतिक आपदा आ जाए, संकट आ जाए, वार हो जाए, या कोई और क्लेमिटी आ जाए, तो उस टाइम पे ये पेट्रोलियम रिजर्व हम मान लो इंपोर्ट ना भी कर पाए तो ये हम यूज कर सकें। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है एक, ये 1974 में बनाई गई थी एक संस्था। OECD कंट्री है ना, जो OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कुछ डेवलप कंट्रीज़ की ये ऑर्गेनाइजेशन है जो 1961 में बनाई थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है, फ्रांस एक कंट्री है यूरोप में, उसकी कैपिटल है पेरिस।
तो ये पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसने OECD ने बनाया था IEA को, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका इंडिया मेंबर नहीं है, ये याद रखना, फुल मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है, जो वो भी 2017 में बना है। इसका फुल मेंबर नहीं है, ये याद रखना है। सिर्फ ये कहे कि मेंबर है, नहीं है, फुल मेंबर है, नहीं है, एसोसिएट मेंबर है, हाँ एसोसिएट है, मेंबर है इसका, लेकिन मेंबर कहे सिर्फ तो मेंबर नहीं है, ये याद रखना है। इसका एक प्रोग्राम है इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ इस पर कि क्या है, सारी कंट्री कम से कम 90 डेज के लिए एटलीस्ट, ये वर्ड याद रखना, एटलीस्ट कम से कम 90 डेज के लिए एमरजेंसी ऑयल स्टॉक करके रखेंगी। 90 दिन तक उन्हें कम से कम इतना स्टॉक रखें कि ऑयल इंपोर्ट ना भी करें तो 90 दिन तक चले। इसके लिए मतलब मान लो ऑयल सप्लाई डिप्रेशन हो जाए, डिसरप्शन हो जाए, ऑयल की सप्लाई मान लो रोक दें ये जो कंट्री है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो उस केस में ये स्टॉक यूज कर सकें। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर बना था 2017 में IEA का, फुल मेंबर नहीं है, ये याद रखना है। और जो ये कंसेप्ट है जो पेट्रोलियम रिजर्व का कब आया था, ये ओपेक कंट्री है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये कुछ इसमें 13 कंट्रीज आती हैं, 13 कंट्रीज ओपेक कंट्रीज में। ये वो कंट्री हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, जैसे सऊदी अरबिया हो गया आपका, ये हो गया सऊदी अरबिया, आपका कुवैत हो गया, UAE हो गया, ये काफ़ी सारी कंट्री आती हैं इसमें, 13 कंट्रीज। तो ये फर्स्ट टाइम जो स्ट्रेटजिक रिजर्व का प्लान आया था 1973 में आया था। US में पहली बार, अमेरिका में ऐसा रखा गया कि मान लो ये ओपेक कंट्री में अगर ऑयल क्राइसिस आ जाए तो हमारे पास कम से कम ऐसा स्ट्रेटजिक रिजर्व हो जो हम यूज कर सकें। तो ये तब कॉन्सेप्ट निकल के आया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। ये एक सेंटर बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटर बनाया ताकि जो इंडिया और ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड है उसके लिए वर्ल्ड क्लास टैलेंट बनाया जा सके। मतलब लोगों को सिखाएंगे भाई साहब ये बनाना इस सेंटर में लोगों को बनाएंगे। और जो IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, उसके साथ मिलकर ये सेंटर बनाया जा रहा है। एनिमेशन बनाना सिखाएंगे। एनिमेशन क्या होता है, जैसे कार्टून तो देखोगे अब कभी आपने, कार्टून वो क्या है, एक टाइप के एनिमेशन ही है, मतलब ऐसे चलते रहते हैं कार्टून टाइप और आवाज़ें निकालते रहते हैं। विजुअल इफेक्ट्स डालना, विजुअल इफेक्ट्स कुछ भी, जैसे मान लो वीडियो चल रही है, वीडियो में क्या है कंप्यूटर के जरिए मान लो सांप डाल दिया या कुछ गन पकड़ा दी, ऐसे विजुअल इफेक्ट जो होते हैं। गेमिंग और कॉमिक्स जो ऐसी टाइप के होते हैं, तो ये सब कुछ सिखाना इस सेंटर का काम होगा, जिसके लिए मान लो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ या इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है ऐसे टैलेंट की, ऐसे लोगों की, तो वो वहाँ से हायर कर सकें। नेक्स्ट है कासेज बिकम्स फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी इन इंडिया। कासेज क्या है, ये कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कांडला कहाँ पे, गुजरात में है भाई साहब। कांडला पोर्ट भी है कांडला के नाम से। पोर्ट मतलब बंदरगाह। बंदरगाह आप जानते हो समुद्र के किनारे क्या है, जैसे इंडियन कोस्ट है, यहाँ पे बना देते हैं एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जहाँ पे जो शिप हैं, पानी के जहाज हैं, शिप, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो अपना माल यहाँ पे उतारते हैं, फिर इंडिया में जाता है, इंडिया से एक्सपोर्ट करना तो यहाँ पे आता है, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कार्गो हैंडल करते हैं, कार्गो का मतलब सामान, तो यही होते हैं पोर्ट बंदरगाह। तो कांडला में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होता है वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट छूट दे देती है किसको, इंडस्ट्रीज़ को, वहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है कि आप इंडस्ट्रीज़ डेवलप करो, प्रोडक्ट वगैरह सबसे ज़्यादा, और एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट को प्रमोशन किया जाता है, कुछ टैक्स वगैरह में भी छूट दे देते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ को। तो ऐसे जोन या एरिया क्षेत्र को बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये कंट्री में सबसे पुराना ओल्डेस्ट एक्सपोर्ट जोन है, जहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, सबसे पुराना है, और फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्री सिटी बन गया कांडला। ग्रीन क्यों, यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा लगा दिए इन्होंने। ये जो IGBC है इसने ग्रीन सिटीज़ रेटिंग दे दी है इसको। IGBC क्या है इसके बारे में देखेंगे हम। ये SCGZ है, ये ग्रीन कवर इंक्रीज कर दिया, लगभग 68 स्पीसीज़ के ट्री लगा दिए, मतलब 68 टाइप के, 68 टाइप के पेड़ लगाए हैं यहाँ पे, जिनमें 28 वेराइटीज़ के बर्ड आए हैं पेड़ों को देख के, मतलब 28 वैरायटी के पक्षी भी यहाँ पे उड़ के आ गए हैं पेड़ों की वजह से। एक टाइम पे ऐसा था यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं था, कोई पेड़ वगैरह नहीं था, और आज ये ग्रीन सिटी बना दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। ये ट्री क्या है, 2019 में ये प्लांटेड किए गए हैं, तब से किए जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द ट्री, और मियावाकी फॉरेस्टेशन मेथड को यूज करके ये ट्री प्लांट किए जा रहे हैं। ये मियावाकी फॉरेस्टेशन मेथड क्या है, देखो भाई साहब, जापान का एक है इंसान अकीरा,
अकीरा मियावाकी। इसने क्या है, बेंगलुरु में, कर्नाटक की कैपिटल है आपको पता बेंगलुरु में फॉरेस्ट लगाया, मतलब पेड़ पौधे लगाए, मतलब इतने टाइम में लगाए। अगर वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप किया जाए इस टाइप का तो नॉर्मली 200 से 300 साल लग जाते हैं जंगल डेवलप होने में। लेकिन मियावाकी ने क्या है 20 से 30 साल में वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया डेवलप कर दिया। तो इसी मेथड को बोलते हैं मियावाकी फॉरेस्टेशन मेथड, मतलब कम समय में फॉरेस्ट एरिया डेवलप कर देना। तो इसी मेथड को यूज करके यहाँ कांडला में बनाए जा रहे हैं। ये जो IGBC है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इसकी ये ग्रीन सिटी रेटिंग सिस्टम है इसका। ये वॉलंटरी यानी कि इच्छानुसार और कंसेंसस यानी कि सहमति से, वॉलंटरी और कॉन्सेंसस बेस्ड प्रोग्राम है इसका। ये रेटिंग देती है कि जहाँ जैसे मान लो कोई सिटी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको एड्रेस कर रही है, मतलब वहाँ पे क्या है ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट के ध्यान दिया जा रहा है डेवलपमेंट के साथ साथ, तो तब ये किसी सिटी को रेटिंग देती है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2001 में बनाई गई थी ये जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है इसी का ही पार्ट है ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। और जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है कई बार पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। ये 1895 में ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ट्रेड एसोसिएशन है एक, ट्रेड एसोसिएशन, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ट्रेड एसोसिएशन सोसाइटी, एक NGO भी बोल सकते हो आप। ये ट्रेड जो करते हैं, जो भी आदमी ट्रेड करता है व्यापार करता है भाई साहब, उसके इंटरेस्ट को सर्व करती है ये, गवर्नमेंट के पास उसकी डिमांड लेके जाती है, रखती है एक तरह से। जैसे लेबर यूनियन होती है ना, लेबर यूनियन या किसान संगठन होते हैं, किसानों की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, ऐसे ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये प्रोग्राम है, इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इसमें क्या है, ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है जहाँ पे माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। माइनॉरिटीज़ में आपको पता ऊपर हमने पढ़ा कौन कौन से आते हैं, 6 कैटेगरी के रिलीजन आते हैं, उनको रखा जाता है। ये जो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, अर्सवाइल का मतलब है पहले का ये प्रोग्राम था, इसका ही नाम बदल के रख दिया प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। 2018 से ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। इसमें करते क्या है, इसमें सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जैसे मान लो एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ सिस्टम बना दिया। और इसमें 80% जो रिसोर्सेज हैं इस कार्यक्रम के अंदर प्रोजेक्ट इनके लिए ही प्रोवाइड किए जाते हैं। एजुकेशन के लिए स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह बना दिया, या हेल्थ के लिए हॉस्पिटल बना दिया, डिस्पेंसरी बना दी, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई सेंटर बना दिया जहाँ पे स्किल प्रोवाइड की जाती है। और स्पेसिफिकली 33 से लेकर 40% तक जो भी रिसोर्सेज हैं वुमन सेंट्रिक प्रोजेक्ट हैं ये, मतलब महिलाओं को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। कम से कम 33 से लेकर 40% तक महिलाओं को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है वाई इंडिया कैन नॉट बैंक ऑन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एक भाई साहब प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये क्या है देखो, पहले इसे ही समझ लो। ये प्रोजेक्ट था कि रसिया से लेके यहाँ ईरान वगैरह ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है इंडिया को जोड़ना, रेल के जरिए, रोड के जरिए या शिप के जरिए ये जोड़ना ताकि व्यापार किया जा सके, और फिर आगे यूरोप तक जोड़ना इसको। तो ये एक प्रोजेक्ट था। तो अब क्या है कि ये इंडिया इस पे ही निर्भर नहीं रह सकता, ये बोल रहा है ये न्यूज। बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंड होना, बैंक ऑन का मतलब डिपेंड होना, बैंक के साथ ऑन ये प्रीपोजिशन लग जाए तो इसका मतलब बन जाता है डिपेंड होना, निर्भर होना। तो इंडिया क्या है, अब इस जो प्रोजेक्ट है ये INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इस पे डिपेंड नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि अभी 3 कंट्रीज ने मिलकर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन्होंने एक रेलवे लाइन का अनाउंस किया है। ये रेलवे लाइन बनाने जा रहे हैं पाकाफुज नाम से, पाकाफुज रेलवे। अब ये क्या है, पहले इसी के पार्ट थे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, लेकिन अब इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगी इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक ये बना लिया भाई साहब ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये है भाई साहब अफगानिस्तान, और ये है आपका उज्बेकिस्तान, और ये है पाकिस्तान। इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर ये रेलवे लाइन बनाई है। पहले ये इसी के पार्ट थे, जो इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना, इसी के, तो इन्होंने रेलवे लाइन बना ली है।
उज्बेकिस्तान से लेके पाकिस्तान तक, तो ये बनाने जा रहे हैं। तो अब इनके लिए इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, क्योंकि पहले बनाने जा रहे थे। तो इसको पहले यहाँ पे रेलवे लाइन बनती, ये रेलवे लाइन बनती यहाँ से होते के यहाँ से होके पाक ये जाती रशिया में, यूरोप में, रोड से या रेलवे से, और फिर इंडिया तक कनेक्टिविटी होती। तो ये भाई साहब इनके लिए जो ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था इंटरनेशनल, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई, क्योंकि इन्होंने अपनी रेलवे लाइन बना ली। तो इंडिया के लिए कंसर्न क्या है, क्योंकि इंडिया था ये पार्टिसिपेट करेंगे, अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान अब ऐसा डर है कि ये पार्टिसिपेट ना करें। तो इंडिया को और अल्टरनेटिव देखने चाहिए। तो क्या क्या इशू हैं और ये जानते हैं हम इसमें। जो पाकाफुज रेलवे लाइन है प्रपोजल, ये 573 किलोमीटर की लाइन होगी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, जो उज्बेकिस्तान की ताशकंद कैपिटल है उसे कनेक्ट करेगी अफगानिस्तान की काबुल कैपिटल को, और पाकिस्तान में सिटी है नॉर्थ एरिया में पेशावर सिटी, वहाँ तक कनेक्ट करेगी ये रेलवे लाइन। ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा है कि इंडिया को अफेक्ट करेगी ये रेलवे लाइन, क्योंकि जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में कि अफगानिस्तान और ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी इंक्रीज करता है, तो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ईरान में चाबहार पोर्ट है भाई साहब, ये देखो ईरान है यहाँ पे, ये ईरान, यहाँ पे चाबहार पोर्ट है। और पोर्ट क्या होते हैं हमने ऊपर समझ ही लिया है। तो इस चाबहार पोर्ट के जरिए इंडिया क्या है यहाँ पे अपनी सप्लाई करता अफगानिस्तान तक, या कोई इस कंट्री से कोई और कंट्री से मंगाना है कोई माल, तो इस चाबहार पोर्ट के जरिए शिप के जरिए इंडिया तक ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज करता है। और इसका डेवलपमेंट भी चल रहा है अभी पोर्ट का। तो ये इंडिया के लिए कंसर्न है। इसलिए बिगेस्ट वरी क्या है, मतलब सबसे बड़ी चिंता ये है कि अफगानिस्तान क्या है, अब जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे निर्भर होने वाला था, डिपेंड होने वाला था, अब इसके लिए अफगानिस्तान के लिए इस कॉरिडोर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये तो इनके साथ कनेक्टिविटी बना ली और जो व्यापार है अपना इस रेलवे लाइन के जरिए कर सकेंगे। और इसी तरह से जो ये रेलवे लाइन है भाई साहब, ये वाली जो उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान पाकिस्तान में आएगी, ये जो इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये अभी समझते हैं हम इसे जूम करके, ये है अपना हिंदुस्तान। यहाँ पे क्या है, एलओसी है, और इस एरिया में सीपैक बन रहा है। आप सबको पता होगा सीपैक के बारे में, हमने कई बार पढ़ा है। इंडिया का जो ये पार्ट है जम्मू कश्मीर का, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इससे रेलवे लाइन रोड निकाला जा रहा है, चाइना निकाल रहा है, जो पाकिस्तान तक कनेक्टिविटी करेगा। है इंडिया का पार्ट, है पाकिस्तान के कब्जे में। तो इंडिया ने कंसर्न जताई थी कि प्रॉब्लम के इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। और ये चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी का पार्ट है। चाइना उसमें क्या पूरे वर्ल्ड को एक तरह से यूरोप अफ्रीका एशिया ये पैसिफिक रीजन, इस सबको कनेक्ट करना चाहता है रोड रेलवे शिप से। ये कनेक्टिविटी इस तरह से पूरे में कनेक्टिविटी फैलाना चाहता है। इसी का पार्ट था ये सीपैक चाइना का। अभी डेवलप कर रहा है चाइना, था क्या अभी भी है। तो ये जो सीपैक है यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं इसको, सीपैक को। तो इसी का पार्ट बताया जा रहा है इस रेलवे लाइन को, सीपैक का। इसको बोला जा रहा है एन सीपैक, एन का मतलब है नॉर्थ सीपैक बोला जा रहा है इसको, जो ये अभी बना रही है रेलवे लाइन उज्बेकिस्तान से पाकिस्तान तक। तो इसी को बोला जा रहा है एन पैक, डिस्क्राइब किया जा रहा है इस वाले पाकाफुज रेलवे लाइन को। तो इसका क्या रिजल्ट होगा कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना, चाइना का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो सेंट्रल एशिया तक बढ़ जाएगा इसकी वजह से, जो अभी पाकाफुज लाइन की रेलवे लाइन बनाई जा रही है। अब इंडिया क्या कर सकता है आगे। देखो इंडिया को क्या है, सेंट्रल एशिया पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अपनी सारी जो ट्रेड वगैरह कंसंट्रेशन सेंट्रल एशिया पे ना करते हुए किसी और पार्ट पे भी अपना डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे अफ्रो यूरेशियन रिमलैंड पे करना चाहिए, इंडो पैसिफिक रीजन पे। इंडो पैसिफिक रीजन का जो अफ्रो यूरेशियन रिमलैंड है, ये वाले पार्ट की बात हो रही है भाई साहब, ये वाला पार्ट है जो ये अफ्रो, ये यूरेशियन, यूरोप और एशिया को मिला के बोलते हैं, इस वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये अल्टरनेटिव हो सकता है इंडिया के लिए। और क्या कर सकता है इंडिया, इंडिया देखो जो इजराइल ने एक प्रोजेक्ट ऑफर किया था जिसका नाम है ट्रांस रीजनल कनेक्टिविटी प्लान है एक इजराइल का, जिसे ट्रांस अरेबियन कॉरिडोर भी बोलते हैं। तो इंडिया ने क्या है दिसंबर 2019 को इससे पीछे हट गया था, लेकिन इंडिया क्या है दोबारा रिकंसिडर कर सकता है और इसका पार्ट बन सकता है इजराइल के इस कॉरिडोर का, ट्रांस अरेबियन कॉरिडोर। इसमें इजराइल कनेक्टिविटी इनहेंस कर रहा है अरेबियन रीजन में।
नेक्स्ट क्या कर सकता है, एक इंडो जापानीज एशिया अफ्रीका को ग्रोथ कॉरिडोर है। इस पे अभी भूले पड़े हैं इंडिया और जापान, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या है, जापान और इंडिया मिलके, ये आपका जापान है और इंडिया मिलके ये अफ्रीका तक का कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें अफ्रीका और एशिया का जो रीजन है यहाँ पे ट्रेड इंक्रीज हो, इसके लिए एक प्रोजेक्ट है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, मतलब अफ्रीका को कुछ डेवलपमेंट करके यहाँ पे ट्रेड बढ़ाना, तो इसको कंसीडर कर सकता है इंडिया। नेक्स्ट क्या कर सकता है, नेक्स्ट ऑलरेडी इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, रसिया से कनेक्ट करता है, रसिया का एक ये व्लादिवोस्तोक रीजन है, चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर है इसका पूरा नाम, व्लादिवोस्तोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर। तो व्लादिवोस्तोक से लेके चेन्नई तक कनेक्टिविटी करता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी इस पे साइन कर चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं। 2019 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी रसिया के फार ईस्टर्न रीजन में, इस वाले रीजन में हुई थी भाई साहब, ये वाला रीजन है जो रसिया का, ये है रसिया, यहाँ पर रीजन है फार ईस्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हुई थी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और एक रीजन कनेक्टिविटी की जाएगी व्लादिवोस्तोक से लेकर चेन्नई तक। तो ये ऑलरेडी इंडिया के पास है, तो ये इसका फ़ायदा उठा सकता है इंडिया। तो यही था इसमें। अब ये देख लो थोड़ा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, देखो इसमें जो जापान और इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्ट है, वो जापान और इंडिया मिलके ये यहाँ तक कनेक्टिविटी, इस एरिया में कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, यहाँ तक ये सारी कनेक्टिविटी है। देखो पानी में तो शिप के जरिए होगा, पानी के जहाज़ के जरिए, जहाँ पे लैंड है कहीं पे यहाँ पे रेल के जरिए या रोड के जरिए कनेक्टिविटी, तो ये सब कुछ करना चाहते हैं इंडिया जापान। ये एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इंडिया और जापान का। अब ये INSTC क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये कम से कम 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क प्रोजेक्ट है, जिसमें शिप के जरिए, रेल के जरिए, रोड के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, जिसमें फ्रेट मूविंग कॉरिडोर होगा, मतलब माल सामान गुड्स वगैरह ले जाई जा सकेंगी। इसमें इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रसिया, सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्री और यूरोप तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। ये वाला है भाई साहब, ये देख सकते हो मैप आप, ये इस रीजन में देखो, ये अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है आपको, इधर ये है हिंदुस्तान। यहाँ मुंबई से कनेक्टिविटी पूरे इस एरिया में, ईरान में, ये आगे मॉस्को, रसिया, ये यूरोप तक, यूरोप की कंट्री है जो यहाँ पे, और ये इस रीजन में जाएगा टर्की वाले रीजन में। तो इस रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ाने का ये कॉरिडोर है, एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इससे बहुत समय पहले ये लाया जा चुका है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये चाइना का तो अभी आया है कुछ साल पहले, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें भी क्या है, चाइना कनेक्टिविटी करना चाहता है, ये चाइना, इधर चाइना पूरे एरिया में कनेक्टिविटी करना चाहता है, इसमें अफ्रीका, यूरोप, एशिया के रीजन में, पैसिफिक रीजन में। तो ये पहले ही कनेक्टिविटी का रसिया, यूरोप और यूरेशियन रीजन में कनेक्टिविटी का इंडिया और रसिया का ये पहले से ही कॉरिडोर चल रहा है ऑलरेडी। इसमें क्या है, जो अशगाबाद एग्रीमेंट है एक, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है, जिसमें इंडिया, ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ने साइन किया था। तो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके अंदर ही इस अशगाबाद एग्रीमेंट को मिला लिया था, सिंक्रोनाइज कर लिया था, क्योंकि ये सारी कंट्री को पार्टिसिपेट करने के लिए बोल लिया था कि इसमें करो, इसके जरिए हम सेंट्रल एशिया, पर्शियन गल्फ, इन सारे रीजन को कनेक्टिविटी करेंगे, इसमें कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नासा सॉल्व्स मिस्ट्री ऑफ जुपिटर्स एक्सरे ऑरोरा। देखो जुपिटर आप सब लोग जानते हो ग्रह है, प्लानेट है एक, वहाँ पे एक्सरे एक वेव होती है, किरणें, तरंगे जो निकलती हैं, जैसे सूरज से आ रही हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, ऐसी एक्सरे होती हैं। एक्सरे से अरोरा बनता है, अरोरा लाइटिंग होता है, एक लाइटिंग। अरोरा के बारे में स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ, डिटेल में जानना तो साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके या ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में होगा, अरोरा के लिए एक लेक्चर, वो देख सकते हो आप। तो अभी नासा आप सबको पता है क्या है, जैसे इसरो हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है, ऐसी एजेंसी अमेरिका की है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है ये। इसमें ये सैटेलाइट वगैरह स्पेस में लॉन्च करती है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो इसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जूनो नाम का, उसकी हेल्प से नासा ने अभी इसका रहस्य सॉल्व कर लिया। मिस्ट्री का मतलब है रहस्य,
किसका, एक्सरे के कारण जो ये अरोरा बनता है ना उसको। ये अरोरा कैसा होता है भाई साहब, ये देख लो पहले आप, ये कुछ इस तरह की लाइट सी दिखाई देती हैं आसमान में। ये कैसे बनता है, ये जो किरणें आ रही होती हैं सन से, ये एटमॉस्फेयर में गैस हैं, इसके एटमॉस्फेयर में भी, जुपिटर के एटमॉस्फेयर में भी गैस होंगी, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैस हैं। तो गैसों से टकराती हैं तो कुछ इस तरह की लाइट चमकती हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर देती हैं तो लाइट निकलती है, उसी को बोलते हैं अरोरा। ये दोनों पोल पे बनती है, नॉर्थ साउथ दोनों पोल पे। अभी क्या है, जो जूनो मिशन है नासा का और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है XMM न्यूटन मिशन, इन दोनों को डेटा कलेक्ट किया इन दोनों का, और नासा ने ये लगाया कि ये जो लाइट जलती है अरोरा की कैसे होती है, किन कारणों से होती है, जुपिटर पे पता लगाया है। ये होती है आयंस के क्रैशिंग की वजह से। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में, जुपिटर के वातावरण में, जो जुपिटर ग्रह है वहाँ के एटमॉस्फेयर में आयंस क्रैशिंग कर जाते हैं, मतलब आपस में टकरा जाते हैं आयंस। और आयंस क्या होते हैं भाई साहब, कोई सा भी पार्टिकल हो सकता है, कोई भी पार्टिकल। जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज हो किसी पे, वो भी आयंस है, पॉजिटिव चार्ज हो तो वो भी आयंस है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कटायन बोल देते हैं, कटायन। और जिस पे नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं अनायन बोल देते हैं उसका नाम, मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसको अनायन बोल देते हैं। तो दो तरह के होते हैं ये आयंस, कटायन और अनायन। जिस पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, अनायन कटायन। लेकिन एक बात याद रखनी है, कोई नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव दिखाई थोड़ी ना देता है। ऐसी आयंस पे जो चार्ज होंगे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, वो ऐसा लिखा थोड़ी हुआ है ऐसे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है, ऐसे थोड़ी दिखता है। मान लेते हैं हम, जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट तरह के आदमी रहते हैं हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे, किसी का रूड बिहेवियर है, किसी का अच्छा है प्रेम वाला है, किसी का नफरत वाला है, किसी का लड़ाई वाला है, किसी का झगड़े वाला है कि नहीं। तो ये क्या है, इसी तरह से इनका बिहेवियर होता है पार्टिकल का, किसी का अलग बिहेवियर है पार्टिकल का और दूसरे पार्टिकल का अलग बिहेवियर है। तो वही साइंटिस्ट ने बस डिफाइन कर दिया कि इसका कुछ इस तरह का बिहेवियर है, इस तरह का जैसा बिहेव होगा, व्यवहार होगा, उसको नेगेटिव चार्ज देंगे हम, और जिसका कुछ अलग होगा उसको पॉजिटिव देंगे। ऐसे अलग अलग बिहेवियर डिफाइन किए हुए हैं। तो ऐसे आयंस होते हैं एटमॉस्फेयर में, आयंस क्रैश करते हैं। और आयंस क्या है, ये लेके जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं तरंगे, तरंगे चलती रहती हैं, उनको लेके जाते हैं कहाँ पे, जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड में। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है जैसे अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे मैग्नेट है तो ये भाई साहब चुंबक होती है, चुंबक मैग्नेट। ये इसका एरिया होता है जिस एरिया तक ये अपनी ओर आयरन वगैरह को अट्रैक्ट कर लेती है, वही ये वाला एरिया हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बार समझा हमने, पूरे डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कई बार 10 से 15 बार समझा हमने बहुत सारे लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड के पास ये लेके जाता है आयंस, और ये आयंस जो क्रैश होते हैं प्लानट के एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से ये लाइट जलती हुई दिखाई देती है, उसी को बोलते हैं अरोरा। तो आयंस की वजह से होता है, ये पता लगाया है बस। अब ये थोड़ा जूनो वगैरह क्या है ये देख लेते हैं। नासा का 2011 में लॉन्च किया था जूनो मिशन, जुपिटर के एटमॉस्फेयर में कि जुपिटर में जाएगा, ये पता लगाएगा कि जुपिटर किस किस से मिलकर बना है, कौन कौन सी गैस है जुपिटर में, कंपोजिशन क्या है इसकी, और कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे बना जुपिटर ग्रह, ये सब कुछ पता लगाने के लिए किया। और इससे पहले गैलीलियो भी भेजा जा चुका था, गैलीलियो के बाद ये जुपिटर पे भेजा जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। गैलीलियो के बाद कुछ ऐसा दिखता है भाई साहब, ये भेजा था, ये स्पेसक्राफ्ट भेजा था नासा ने 2011 में। इसका काम यही था कि जुपिटर के फॉर्मेशन की, इवोल्यूशन की क्या स्टोरी है, इसको पता लगाना था। एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने XMM न्यूटन मिशन भेज रखा है, इसको इस नाम से भी जानते हैं, हाई थ्रो आउट एक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन या एक्सरे मल्टी मिरर मिशन के नाम से जानते हैं। इसमें एक्सरे स्पेस ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है, और इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 1999 में 1999 में लॉन्च किया था। ये कुछ है भाई साहब, ये आपका XMM मिशन, ये पार्ट है एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो, इसका पार्ट है, एक प्रोग्राम है इसका हॉरिजन 2000 प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर ही, मतलब इस प्रोग्राम के अंदर ही भेजा था ये XMM जो मिशन है। ये स्पेसक्राफ्ट एक्सरे वगैरह के सोर्स, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग करना, ये सब कुछ है इसमें। स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रॉड रेंज वगैरह ये पता करेंगे इसमें। और जो विजिबल लाइट है, विजिबल अल्ट्रावायलेट लाइट यानी कि ऑप्टिकल वेवलेंथ या एक्सरे, ऐसे ऑब्जेक्ट को ये इमेज करेंगे, पता लगाएंगे, ये इसका लक्ष्य था XMM का। तो यही है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है नौका।
नौका क्या है, एक प्रोजेक्ट है रसिया का, रसिया ने भेजा आईएसएस पे। आईएसएस क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, साइंस एंड टेक के लेक्चर में देख सकते हो, और बहुत बार ये समझाया हमने, कम से कम 10 से 15 बार समझा होगा कम से कम आईएसएस क्या है। एक बार और देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे शॉर्टकट में, डिटेल में जानना तो वो लेक्चर देखना आप, साइंस एंड टेक के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। नौका भाई साहब अभी भेजा है कजाकिस्तान, एक कंट्री है कजाकिस्तान, आप सबको पता होगा, ये है कजाकिस्तान, नहीं देखा है तो आपने, ये है कजाकिस्तान। इसमें एक रीजन है जिसका नाम है बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम, यहाँ से भेजा है, लॉन्च किया है 21 जुलाई को, और आईएसएस पे ये 29 जुलाई को चला जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। प्रोटॉन रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है ये प्रोजेक्ट। कैसा दिखता है ये, ऐसा है भाई साहब, ये है नौका, नौका है ये आईएसएस में जाके फिट हो जाएगा, ये जाके फिट हो जाएगा, डॉक हो जाएगा, डॉक, डॉक बोलते हैं साइंस की भाषा में उसको, फिट होने को। नौका का मतलब रशियन लैंग्वेज में साइंस ही होता है, साइंस, और हिंदी में विज्ञान। ये रसिया की बिगेस्ट स्पेस लेबोरेटरी है, मतलब लैब ही है जो भेजी है आईएसएस पे, लैब है इसमें। इसके अंदर जो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट, वो कुछ रिसर्च कर सकते हैं, आईएसएस पे भेजा ये। इससे पहले रसिया का ऐसा ही मॉडल था पीर्स नाम का, पीर्स को ये रिप्लेस करेगा आईएसएस पे, और जाके डॉकिंग कर लेगा। आईएसएस जो घूम रहा है स्पेस में, उसमें डॉकिंग कर लेगा, और इसमें बहुत सारी फैसिलिटी होंगी। ये 42 फीट का लंबा है, 42 फीट लंबा है, और इसमें वेट कितना है, 20 टन, एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, लगभग 20,000 किलो का इसका वजन है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी हैं, जैसे ऑक्सीजन जनरेटर लगा हुआ है, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन देगा जो एस्ट्रोनॉट होंगे। स्पेयर बेड लगा हुआ है इसमें, बेड लगा हुआ लेटने के लिए, टॉयलेट बनी हुई है इसमें, कार्गो क्रेन लगी हुई है। तो ये सब कुछ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाई थी ये फैसिलिटी इस नौका में। तो नौका है रसिया का, लेकिन ये फैसिलिटी इसके अंदर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डेवलप की थी। आईएसएस पे नौका जो क्या है, अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा जाके, और ये रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट है जो, ये आईएसएस का पार्ट है, रसिया का पार्ट है, रसिया का। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कई सारी कंट्रीज ने मिलकर भेजा था, उसमें रसिया का भी पार्ट है आईएसएस में, रसिया का पार्ट है जो रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट, उसमें जाके ये फिट हो जाएगा। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, ये जान लेते हैं थोड़ा। ये भाई साहब है अर्थ, सबने देखी होगी, सबने देखी होगी, अर्थ पे ही तो रहते हो आप, और क्या आसमान में दिखाई देगी आपको अर्थ घूमती हुई। अर्थ के ये ऊपर भेजा आसमान में ये आईएसएस, इसके चारों ओर घूम रहा है, ये है भाई साहब, ये छोटा सा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा है ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये प्लेट सी सूरज से बिजली बनाती है, सूरज की हीट से, वही सोलर एनर्जी जिनसे अर्थ पे बनती है, तो ये इसको एनर्जी दे रही है। ये घूम रहा है, इस पर जाके मतलब 430 किलोमीटर ऊंचाई पे लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है। यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं स्पेस में और रिसर्च करते हैं इस पर। ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है। ये 1998 में लॉन्च किया था कई सारी कंट्रीज़ ने मिलके। एक तो नासा, यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी है नासा, रसिया की रॉसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा स्पेस एजेंसी है, कनाडा की सीएसए कनेडियन स्पेस एजेंसी, और यूरोप के यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए। इन सब ने मिलके 5 स्पेस एजेंसी, इन सब ने मिलके भेजा था ये। और ये आईएसएस 93 मिनट में अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है, मतलब एक दिन में 15.5 चक्कर लगा लेता है, ऑर्बिट का मतलब है चक्कर लगा लेता है ये अर्थ के, इतनी तेज़ी से घूमता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इंडिया टू एक्सप्लोर इंडिजिनस डिपॉजिट ऑफ फॉस्फेटिक रॉक्स। देखो अभी क्या है, इंडिया इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट बाहर से मंगाता है फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है, फॉस्फेट भाई साहब एक पदार्थ है, ये मान लो जो डीएपी में यूज होता है, फर्टिलाइजर है, खाद जो खेतों में डाला जाता है ना, डीएपी फर्टिलाइजर, वो खाद है। इसे बनाने के लिए हम बाहर से मंगाते हैं फॉस्फेट। तो ये करंटली डिपेंड है इंपोर्ट पे, रॉ मटेरियल हम मंगाते हैं और फिर प्रोड्यूस करते हैं डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, या सिंगल सुपर फॉस्फेट हम बनाते हैं, जो खेतों में यूज होता है खाद की तरह, फर्टिलाइजर की तरह कृषि में यूज होता है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। तो इसकी डिपेंडेंसी रिड्यूस करें, हम कम मंगाएं, इंपोर्ट कम करें, अपने देश में ही एक्सप्लोर किया जा रहा है, खोजा जा रहा है कि हम अपने देश में ये फॉस्फेट खोजें, फॉस्फेट रॉक को, पोटास वगैरह को, और अपने इंडिजिनस जो डिपॉजिट है, इंडिजिनस का मतलब है हमारे देश में जो हैं डिपॉजिट इसके, उनको खोजें चट्टानों में कहीं रॉक में, फिर उनको यूज करें ये डीएपी और एनपीके फर्टिलाइज़र बनाने में। ये रॉक फॉस्फेट क्या है, डीएपी बनाने के लिए डाई अमोनियम फॉस्फेट, और एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज होता है। अभी हम जो है
90% डिपेंडेंट है इंपोर्ट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए बनाने के लिए। मतलब जितना रॉ मटेरियल हमें चाहिए डीएपी बनाने के लिए, एनपीके बनाने के लिए, 90% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, बाहर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो यूपीएससी सिर्फ इतना पूछ लेगा आपको कि इंडिया में 90% इंडिजीनसली हम डेवलप करते हैं जितना हमें चाहिए, तो गलत हो जाएगा हम, क्योंकि 90% कहाँ से मंगाते हैं, बाहर कंट्रीज से। तो ये आपको याद रखना है इसमें। अभी क्या है, जो इंटरनेशनल प्राइस होते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी डोमेस्टिक प्राइस को। तो इसी को, हमारे डोमेस्टिक प्राइस के फर्टिलाइज़र को अफेक्ट करने की वजह से हमारे एग्रीकल्चर के जो इनपुट कॉस्ट आती है, मतलब खेती करने में इनपुट कॉस्ट जो लगती है, जितनी कीमत आती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरनेशनली प्राइस जैसे बढ़ेंगे इस फर्टिलाइज़र के, मतलब जो हम मंगाते हैं फॉस्फेट, तो फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने का खर्चा भी ज़्यादा आएगा, और फर्टिलाइज़र फिर महंगा बिचेगा। महंगा बिचेगा तो भाई साहब, महंगा बिकेगा तो मान लो फिर ये एग्रीकल्चर में जो किसान खरीदेंगे तो महंगा ही खरीदेंगे, बिकेगा महंगा तो फिर उनकी प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा एग्रीकल्चर करने का। तो इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है ये हमारे फार्मर पे प्रेशर डालती है, एक तरह से किसानों पे दबाव डालती है। तो यही था भाई साहब इस टॉपिक में, और ये टॉपिक भी इतने ही थे आज के। अब हम क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। ये बताना आपको, जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है, कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है ये इंटरनेशनल कोलिशन है, बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज भी पार्टिसिपेट करती हैं, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है भी पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट और प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट, हिस्सेदारी करते हैं इस कोलिशन में। नेक्स्ट कह रहा है कि जो कोलिशन है, इस कोलिशन में क्या है, ये लॉन्च किया था किसने, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इस ऑफिस ने, यूनाइटेड नेशन के इस ऑफिस ने इसको लॉन्च किया था क्या, कोलिशन को। नेक्स्ट कह रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या है, नॉलेज जितनी भी जनरेट होती है एक्सचेंज की जाती है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, ताकि वो डिजास्टर और क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह बना सकें, अगर मान लो अर्थक्वेक आ जाए तो वो बिल्डिंग ना गिरे, क्लाइमेट रेजिलियंस हो, मानसून आ जाए, बहुत तगड़ी साइक्लोन आ जाए तो उसको अफेक्ट ना कर सके, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। तूफान आ जाए, साइक्लोन आ जाए, ऐसे बिजली के खंभे बनाए जाएँ कि वो उखड़ ना सकें, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है इसका काम। तो आपको बताना इसमें करेक्ट कौन सा है, 1 2 3 ओनली, 1 3 या 1 2 3, बताओ कौन सा करेक्ट है। देखो भाई साहब, जो ये दूसरा वाला है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये जो है किसने बनाया था, इंडिया ने अनाउंस किया था इसको 2017 में। 2017 में अमेरिका में एक मीटिंग हो रही थी, क्लाइमेट चेंज पे समिट हो रहा था, तो वहाँ पे 2017 में इंडिया ने लॉन्च किया था ये, ना कि यूनाइटेड नेशन ने बनाया था। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी की दो बिल्कुल सही हैं, तो हमारा 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं ये बताना है। ये 6 डिपार्टमेंट में कौन कौन से आते हैं ये बताना आपको। इकोनॉमिक अफेयर, फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, शॉर्टकट में दीपम बोलते हैं इसको, दीपम, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, पब्लिक इंटरप्राइजेज, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। तो आपको बताना कौन सा आता है। आपके ऑप्शन है ये 1 2 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव सही है भाई साहब, ये आते हैं। ये अभी इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि पब्लिक इंटरप्राइज डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एंड पब्लिक इंटरप्राइज मिनिस्ट्री के अंडर आता था, लेकिन ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर मूव कर दिया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट आपको बताना, बायोगैस में कौन कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मेन पाई जाती हैं। बायोगैस जो होती है, मीथेन हाइड्रोजन, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन नाइट्रोजन, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है सी, सबसे ज़्यादा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं बायोगैस में। थोड़े थोड़े मतलब कुछ मात्रा में ये भी होते हैं, कुछ क्वांटिटी में हाइड्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीथेन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, जो ओजोन होल बन रहा है अंटार्कटिका रीजन में, अंटार्कटिका रीजन तो पता ही होगा आपको, ये वाला अंटार्कटिका रीजन है भाई साहब, ये वाला अंटार्कटिका रीजन में ओजोन होल जो बन रहा है एटमॉस्फेयर में, वो किस वजह से बन रहा है। स्ट्रेटजिक स्ट्रेटोफेरिक क्लाउड, जो पोलर पे क्या है, जो अर्थ है, अर्थ के इस एरिया में पोलर रीजन है, यहीं पे अंटार्कटिका रीजन है, यहाँ पे पोलर स्ट्रेटजिक क्लाउड है जो, उनकी एब्सेंस की वजह से, मतलब यहाँ पे नहीं बनते पोलर
स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड यहाँ पे नहीं बनते, ये कह रहा है, इसकी वजह से ओजोन होल बन रहा है। नेक्स्ट कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है, ये यहाँ पे रिलीज होती है, चली जाती है, इसकी वजह से ये ओजोन होल हो रहा है। ओजोन एक गैस है जो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, आप सबको पता होगा। ये अर्थ है, इसके ऊपर चारों ओर लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, लगभग 15 मतलब ट्रोपोस्फेयर 15 किलोमीटर तक लगभग ट्रोपोस्फेयर है, पहली लेयर परत आसमान की। और उसके बाद हम नाम देते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर लगभग 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर मान लो, 80 किलोमीटर मान लो, मतलब 80 नहीं 50 किलोमीटर है, 50 से ऊपर 90 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर है, मीजोस्फेयर। तो ये 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, O3 ओजोन गैस। ये क्या है, सन से जो हार्मफुल रेज आती हैं, किरणें आती हैं, उनको रोकती है, वरना वो डायरेक्टली आए ओजोन ये ना रहे तो हमारी स्किन जला देगी, कैंसर हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, इस तरह की बीमारी हो सकती हैं। तो ये ओजोन होल का मतलब है ओजोन की जो गैस है ये कम हो रही है स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पे, अंटार्कटिका के ऊपर। तो इसके कारण कौन कौन से हैं, दोनों में से ये बताना आपको। दोनों में से सेकंड सही है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है एब्सेंस, एब्सेंस नहीं बल्कि प्रेजेंस, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं वहाँ पे, इसलिए ये ओजोन होल हो रहा है। स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का मतलब है, देखो क्लाउड बादल तो बनते हैं कहाँ पे, अर्थ के ये ऊंचाई पे ट्रोपोस्फेयर में, लेकिन ये क्लाउड क्या बनते बनते स्ट्रेटोस्फेयर में भी चले जाते हैं। तो इसकी वजह से ओजोन क्या है, गैस कम हो जाती है, क्योंकि इसमें क्लाउड में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, और जैसे ही गर्मी होती है थोड़ी, ये क्लाउड हटते हैं तो ये गैस चली जाती है, गैस यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में फैल जाती है, और जो O3 होता है इसके O3 के एटम को तोड़ देती है, O2 और O, और O को लेके ये फ्लोरीन वगैरह होते हैं इसमें, ये क्लोरीन फ्लोरीन ये इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, यानी कि O3 ओजोन टूट जाती है, तो इसी को बोलते हैं ओजोन होल हो गया, ओजोन की गैस कम हो गई। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है मेरीन अपवेलिंग। मेरीन अपवेलिंग के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अपवेलिंग, मेरीन अपवेलिंग क्या है, समुद्र का पानी है ना, जो जैसे ये समुद्र है भाई साहब, यहाँ से यहाँ पानी, सरफेस का पानी यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये सरफेस का पानी यहाँ से यहाँ गया इधर, ये बी प्लेस, ये ए प्लेस है, ये बी प्लेस से ए प्लेस पे पानी चला गया सरफेस से। अब ये पानी जो गया है यहाँ पे, तो भाई साहब देखो पहले ये पानी का सरफेस था, अब पानी यहाँ से चला गया, तब ये यहाँ पे लूप बन गया, ये पानी यहाँ पे चला गया इधर, मान लो हवा चल रही है इधर की, इधर चला गया, तो ये जो लूप क्रिएट हुआ है, इस लूप को भरने के लिए नीचे से पानी आता है, नीचे से पानी ऊपर आ जाता है, इसी को बोलते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग हो रही है भाई साहब पानी की। और कहीं यहाँ पे डाउन वेलिंग हो रही होगी, डाउन वेलिंग, पानी नीचे जा रहा है और ये सर्कल सा बन जाता है इस तरह से, ये ऊपर आता रहता है नीचे जाता रहता है, तो यही है अपवेलिंग। तो मैरीन समुद्र में अपवेलिंग, मैरीन अपवेलिंग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हो, कौन सी करेक्ट है ये बताना आपको। अपवेलिंग के कारण क्या है, वर्ल्ड के मोस्ट फर्टाइल इकोसिस्टम जनरेट होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ इकोसिस्टम अपवेलिंग के कारण यहाँ पे बनते हैं वर्ल्ड में। अपवेलिंग क्या है, एनिमल लाइफ जो ओशन में होती है उसको भी प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। अपवेलिंग के कारण क्या है, कुछ एरियाज में फॉग बन जाता है, सी फॉग। फॉग का मतलब है धुंधला, जो कोहरा बनता है ना, कोहरा सर्दियों में कोहरा होता है, फॉग, तो ये फॉग बन जाता है, धुंधला धुंधला हो जाता है उस एरिया में जहाँ पे अपवेलिंग होती है। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इस मैरीन अपवेलिंग के रिगार्डिंग। 1 2 1 3 2 3 ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे करेक्ट हैं भाई साहब, डी सब कुछ होता है इससे। क्यों होता है ये जानते हैं हम, इसलिए होता है, देखो जब ये नीचे से पानी आएगा समुद्र में, जो भाई साहब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, तो ये जो एनिमल हैं उनको भी प्रभावित करते हैं, जो एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी ये लेके आता है पानी अपने साथ साथ। फर्टाइल इकोसिस्टम इसलिए क्योंकि नीचे से मिनरल आते हैं, जो यहाँ पे जीव रहते हैं उनके लिए खाने के लिए मिल जाता है। और फॉग इसलिए, यहाँ पे जो कोल्ड और वार्म करंट बह रही होती हैं, तो ये कोल्ड एक तरह से कोल्ड ठंडा पानी लेके आता है ऊपर, मान लो वार्म है, तो ये टकराते हैं तो फॉग बन जाता है, धुंधलापन सा हो जाता है। तो नेविगेशन में भी ये एक तरह से हिंडर करता है, बाधा डालता है। नेविगेशन का मतलब समुद्र में यात्रा, समुद्र में यात्रा करते हैं बोट से, शिप से, तो धुंधला हो जाता है, आगे दिखाई नहीं देता है कुछ, क्योंकि फॉग बना हुआ, कोहरा बना हुआ है, तो दिक्कत आती है नेविगेशन में भी। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक कुछ नहीं है, ये समाप्त हो गया आज का लेक्चर।